बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इमरान साहब। लॉ के हवाले से जो कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, प्लस उन्होंने वो भी बताया आपको क्यों करना चाहिए, और अब कितने लोगों ने अपना इरादा पक्का कर लिया है स्कूल ऑफ लॉ में एडमिशन लेना। वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, हमारे पास अब सवाल है आप लोगों से, कितना आप लोगों ने याद रखा। अभी जिस प्रोफेसर साहब ने आपसे बात की वो किस स्कूल से, किस प्रोफेशन से, किस कॉलेज से, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? उर्दू यूनिवर्सिटी में टोटल कोर्सेज कितने हैं? चलिए कौन से कोर्सेज हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे बेसिक जो कोर्स है कौन सा है? उसके बाद दूसरा कोर्स जिसके मुतालिक आप लोगों का तारुफ हुआ लॉ में। तो अब हम दावत देंगे एक और सब्जेक्ट, एक और स्कूल के प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है, स्कूल्स बोलते हैं, अलग अलग स्कूल्स, और उसके डीन्स भी होते हैं। स्कूल का जो हेड होता है वो डीन कहलाता है। तो वैसे ही एक स्कूल है, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उसके प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब आपको जो कोर्सेज अवेलेबल है और वो कैरियर की अहमियत क्या है उस पर मुखातिब करेंगे। प्रोफेसर एहतशाम करें। मेरी बात प्रोफेसर इरफान साहब ने बहुत आसान कर दी कि जर्नलिज्म एक ऐसा शोबा है जो कि हर डिपार्टमेंट से जुड़ा है, वो चाहे लॉ हो या कितने भी आपके सोशल साइंस के डिसिप्लिन हो या आर्ट्स के हों, सबसे जुड़ा हुआ है। अगर लॉ की बात होगी तो वहाँ मीडिया का रहना जरूरी है। आज मीडिया के भी चैनल्स हैं। लॉ चेक में एक बहुत फेमस चैनल है जो मतलब सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो नाम पहले ये क्या प्रश्न था कि लॉ के भी चैनल्स होंगे, एजुकेशन चैनल होंगे, वेदर्स के चैनल, मतलब बहुत तरीके से आप मीडिया का रोल, बहुत लोग उसमें कहने का मतलब है कि अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि जैसे 10th-12th में अभी आप हैं और ये कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो मेरी भी बेटी है कि 12th के बाद क्या करें। जाहिर सी बात है कि सब लोग सोचेंगे BA, BSc या BCom। NEP 2020 के तहत अब वो आपको 4 साल का रिसर्च के साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें और बारीकी से देखें, कोई भी आप कोर्स करेंगे जो प्रोफेशनल कोर्स को छोड़ के जो नॉर्मल कोर्स है, उसमें आपकी जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड है। शायद आप BA के बाद MA करेंगे, MA के बाद PhD। टीचर्स होंगे या कुछ और भी एक ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 एवेन्यूज होंगे जहाँ पे आप अपने खिदमत दे सकेंगे। लेकिन मीडिया को सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कहते हैं लोग जॉब्स नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गूगल करके देखिए तो आपको 250 से 300 प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, संभाल सकते हैं और सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए सर्व कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, बड़ी कोशिशें कबीर का, यूनिवर्सल का, कबीर स्पीकर भी, साहित्य का हमारे जो आपको देखता हूँ बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी बच्चे आते हैं, एक्सपोजर होता है, तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन हैदराबाद में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग तले अंधेरा है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अटेंडेंस या अपना एनरोलमेंट बढ़ाएं, जिससे इसको हमारी यूनिवर्सिटी में सीटें खाली न रहें किसी भी कोर्स। सलाम उन लोगों के लिए है जो लेट आए थे। एक है हमारे साथ फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं अजहर मखसूसी साहब, तो उनके लिए अजहर मखसूसी साहब का नाम सुना आप लोगों ने? अजहर मखसूसी साहब का नाम नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, अभी बताया ना अजहर मखसूसी साहब। अजहर मखसूसी साहब, अच्छा ये बता दो, सलमान खान के साथ टीवी पर आए थे। अमिताभ बच्चन ने आपको जो है टीवी पर बुलाकर अवार्ड दिया था कि हैदराबाद पुराने शहर हैदराबाद को वो सकते हैं। आप करते क्या हैं? आप वो काम करते हैं
हमें रिस्क का देने वाला कौन है? अल्लाह। रिस्क कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह की जात क्या कहलाती है? पाक। रज़्ज़ाक़। तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इन्होंने लोगों को खिलाने की सिफत को अपनाया हुआ है। लेकिन पूरा खिलाया हुआ ग्रुप के नीचे इसलिए ये समझते हैं मुझे बनाकर 10 साल से तो खिलाना, लोगों को खाना खिलाना वो सिफत होती है। तो अजहर मकसूद साहब हमारे साथ है और एक हमारे पास इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, यानी हमारे पास आउट है लेकिन वो फिल वक्त एक MNC में काम करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा शेख अवैस से कि वो थोड़ा सा फैल जाए ताकि आपको लोग देखें। ये हमारे मानी के पास आउट स्टूडेंट है और MNC में काम कर रहे हैं, हम उनको भी फेलिसिटेट करेंगे। और एक हमारे साथ एक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 1 मिनट के लिए फैल जाए। मेरी मुराद है ये हमारी हमारे डिपार्टमेंट एक और स्कॉलर है जिनको आज हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका नाम है अनंत जफर। अनंत जफर से दरख्वास्त करूँगा कि बोलिए। तो आइए, ये जो उड़ाई क्या है? उर्दू यूनिवर्सिटी में तो उसको ड्रोन ही बोलते, कुछ दूसरा लोग नहीं बोलते। तो आप ये चीज़ तो ध्यान से निकाल दीजिए कि उर्दू यूनिवर्सिटी मतलब ड्रोन को भी कुछ उर्दू में उड़ने वाला छोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं है, ड्रोन को ड्रोन ही बोलते हैं। तो आपको मैं उन लोगों के लिए जो लेट आए बहुत सरकार जैसा तारुफ थोड़ा सा सवाल हो जाए। ये यूनिवर्सिटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर कायम हुई है। किसके नाम पर? अब सवाल ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर, उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी कायम हुई है। कब कायम हुई है यूनिवर्सिटी? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? ये यूनिवर्सिटी कब कायम हुई? एक जो जोर से जवाब दिया आ जाइए, एक बैच ले लीजिए, आ जाइए जल्दी से आइए, टाइम कम है। उनकी गवर्नमेंट पीछे से आ रही है लड़की। मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस लड़की को मानू का जो बैच है वो दे दीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं, हम ये प्रोग्राम हमारा ये 29वां प्रोग्राम, हमारा ये जो प्रोग्राम है विजिट उर्दू यूनिवर्सिटी, ये हमारा 29वां प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज प्रोफेसर डायरेक्टर मौजूद साहब भी सबके तौर पर मौजूद है। हम चाहते हैं उनके लिए और एक बार मैं आप लोगों से और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा ताली बजाना है। किसके लिए बजाए वो बाद में बताऊँगा, एक बार जोर से बजा दीजिएगा ताली। और मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों को पहले ही पता लग गया था कि ये ताली आपको अपने लिए बजाना है, इसीलिए बड़े जोर से और बड़े हौसले के साथ आप लोगों ने बजाया। माशाल्लाह सभी लोग आप लोग क्या है इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा होशियार है। आइए कुछ मैं अगले 5 से 10 मिनट में अपनी बात रखूँगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी में आप लोग इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से है, उर्दू आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, बट क्या उर्दू से पढ़ना, उर्दू मीडियम से पढ़ना या उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ना आप लोगों को किसी तरह से पीछे रखता है? हरगिज़ नहीं। कैसे मैं बताऊंगा कि अशफाक की कहानी मैं चाहता था अशफाक से शेख अवैस की कहानी, शेख अवैस की ज़बानी सुनो, लेकिन वक्त शायद इतना अलाउ नहीं करता और भी स्पीकर से। शेख अवैस का मकान कहाँ पर है? शेखपेट में, अतापुर में रहने वाले। चलिए थोड़ी देर के लिए हम उसको शेखपेट मान लेते हैं। शेखपेट कहाँ है? अतापुर में है। शेख अवैस ने हमारी यूनिवर्सिटी से एक कोर्स किया AC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का इन्होंने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद इनको एक कंपनी में जॉब मिली। और आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपके एक्शन में भी हम उसको डिस्कस करते हैं तो अब आपके सामने भी उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अंदाज़ा लगाइए आप कि इन्होंने हमारे पास से जो सर्टिफिकेट किया है उसके बाद उनकी सैलरी है $4,800। तो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद पहले $4,800 को रुपीस में कन्वर्ट कीजिएगा, जल्दी से बताइए, इंटू 100 कर लीजिए। डॉलर पहुंचने वाला है जैसे $1 100 के पास पहुंचने वाला है 4,80,000। तो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा मंथली इतनी सैलरी भी कमाता है। आपको जब हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए इतने अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम आपसे कुर्बानी नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं आपके कैरियर का फैसला आप कुछ सोच के समझ के कीजिएगा।
बहुत सा कितने लोग इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं यहाँ पर? एमपीसी से इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं। आपको मालूम तेलंगाना में हर साल 80,000 बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स पास आउट कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। तो इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रही है, और हमारे पास से अगर कोई लड़का एसी और रेफ्रिजरेशन का कोर्स करके जाता है और एक एमएनसी में, अच्छा शेख क्या नाम है इनका, शेख अवेश, गुरु जो आप कौन दिए, आ जाओ इधर आ जाओ, एक बैग दे दीजिए ऐसा हो, शेख अवेश, जल्दी क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था मैं, शेख अवेश एक जो कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी, शेख अवेश आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिएगा, आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पर है? मोजाम्बिक में कंपनी है इनकी, और आपके जो मेन ऑफिस या जो फील्ड है जहाँ पर आप जाके काम करते हैं, कैसे पहुँचते हैं वहाँ? ये अपनी जो ऑयल फील्ड है जहाँ पर इनको जाके काम करना है, हेलीकॉप्टर के जरिए से उनको ले जाया जाता है, और 1 महीने में जॉब करते हैं, 1 महीना छुट्टी, मगर सैलरी छुट्टी के महीने में सैलरी मिलती है, थोड़ी बढ़ के दे देते सैलरी, उसमें मैनेज हो जाता है। कोई बताइए कितनी दूर से आए आप लोग? किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, 25 किलोमीटर आप लोग आए तो दूर लगता है। अब मैं आपको एक लड़की जो मतलब जिसका अभी ताल्लुक दिया है, वो लड़की का नाम है अनम जफर। अनम जफर का ताल्लुक है चंदन पट्टी से। चंदन पट्टी है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का एक मुकाम है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से हैदराबाद से तकरीबन 1600 किलोमीटर, हैदराबाद से 1600 किलोमीटर दूर से ताल्लुक रखने वाली लड़की अनम जफर यहाँ पर बैठी है। अनम जफर की कहानी अगले 2 मिनट में बताता हूँ। इन शॉर्ट, अनम जफर दरअसल जिस इलाके, जिस स्टेट से ताल्लुक रखती है, वो स्टेट बिहार है, जहाँ पर उन्होंने बीएससी तक इंग्लिश मीडियम से किया। ये अपनी माँ की इकलौती लड़की है। इनकी सारी तालीम, इनकी सारी तरबियत की जो जिम्मेदारी थी वो इनके मम्मी की थी। इनके मम्मी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और इनको भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते थे, होम ट्यूशन करते थे। बहुत सारी मेहनत करके उन्होंने तय किया कि मेरी बच्ची को मुझे टीचर बनाना है, और टीचर बनाने के लिए जो कोर्स होता है बीएड का कोर्स, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड के 1200 सीट है, 1200 सीट्स है हमारे पास। कितने? 1200 सीट्स हैं। तो अब हम वापस अनम जफर की कहानी पे आते हैं। अनम जफर की मम्मी ने, अनम जफर की वालदा ने उन्हें किसी तरीके से सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। वहाँ से उसके बाद मतलब जहन में नहीं था मेरी बच्ची इकलौती, मेरी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना मेरी जिम्मेदारी। तो उन्होंने अपनी बच्ची को बीएससी करवाया। बीएससी करवाने के बाद ये तय था कि बच्ची को मैं बीएड करवाऊंगी। बीएड करवाने के लिए जब अनम जफर को एंट्रेंस लिखवाया गया, एंट्रेंस का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद पता चला अनम जफर चंदन पट्टी के जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, वहाँ पर बीएड में फीस जो है 1 साल की 1 लाख रुपए है, जो कि अनम जफर के मम्मी नहीं दे सकती थी। बहुत बड़ा सवाल आ गया, क्या करना है, मेरी बच्ची को पढ़ाना है, उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, बीएड में करवाना चाहती हूँ, लेकिन बीएड करवाने के लिए 1 लाख रुपए की फीस पूछी जा रही है, वो फीस मैं नहीं दे सकती। तब बहुत सोचने के बाद बहुत सारे लोगों ने मशवरा किया, ऐसा करो मानू से कर लो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अनम जफर के लिए ये था कि अब तक मैंने अपनी सारी तालीम इंग्लिश मीडियम से हासिल की है, अब मैं मीडियम कैसे चेंज करूँ? क्या उर्दू यूनिवर्सिटी से, उर्दू से पढ़ने के बाद भी मुझे जॉब मिल सकता है? क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? इस सवाल को लेकर अनम जफर ने काफी होमवर्क किया और उसके बाद तय किया कि हाँ मैं मानू से बीएड करूंगी। बहुत बड़ा डिसीजन है, मीडियम पूरा चेंज करते रहे। बीएससी तक इंग्लिश मीडियम से हुआ, उसके बाद ये उर्दू मीडियम में आ रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया। इस कोर्स के लिए यहाँ पर इन्हें पर सेमेस्टर 5000 पूछे गए। जो फीस कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में 1 लाख रुपए फीस पूछी गई थी, वही कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने एनसीटी के जितने बॉडीज है सबसे अप्रूव है, उसकी फीस 5000 रुपए। और अनम जफर ने वो कोर्स किया, बीएड बने। अनम जफर की मम्मी ने शुरू से उनका माइंडसेट किया था कि बेटी तुम्हें टीचर बनना है, ट्रेन टीचर बनना है, ठीक है। लेकिन अनम जफर जब ये ट्रेन टीचर बनने के लिए बीएड के कोर्स में एडमिशन ली, उस वक्त अनम जफर यूनिवर्सिटी में आ गई। यूनिवर्सिटी में आने के बाद, ये तो अनम जफर ने नहीं बताया लेकिन हम अपने तौर पर बता रहे हैं, अनम जफर को पता लगा कि
यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी सैलरी तो स्कूल टीचर से भी ज्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी में 360 टीचर हैं। कितने? 360 टीचर। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों से सवाल है, गेस कीजिएगा एक यूनिवर्सिटी टीचर या यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? कुछ लोग पहले आए हुए हैं क्या? सर मैडम सर जो है सो पिछली बार करेक्शन करे थे, यूनिवर्सिटी का टीचर 3 लाख रुपए एवरेज सैलरी मिलती है। कितनी? छुट्टियों में भी मिलती है सैलरी, छुट्टियों में भी मिलती है। तो आनंद जफर ने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आनंद जफर का एम चेंज हो गया, मुझे अब स्कूल का टीचर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का टीचर बनना है। आनंद जफर ने होमवर्क स्टार्ट किया कि स्कूल में टीचर बनना है तो मुझे बीएड करना होता है, अब यूनिवर्सिटी में मुझे टीचर बनना है तो मुझे क्या करना होगा। तो आनंद जफर को उस वक्त पता चला यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए आपको 2 चीजें जरूरी है। एक तो आपको पीएचडी करना है, दूसरी चीज आपको एक एग्जाम है, नेट का एग्जाम। एक होता है नीट, नीट वाले हैं यहाँ पर? हाँ, तो एक है NEET नीट, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये NET नेट का जो एग्जाम है। तो आनंद जफर को जब पता लगा कि यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए पीएचडी करना है और नेट का एग्जाम पास करना है, तो तब आनंद जफर ने तय कर लिया कि मुझे अब स्कूल का टीचर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का टीचर बनना है। उसके लिए आनंद जफर ने मेहनत शुरू कर दी। मीडियम चेंज हो गया है, वो चीज हमेशा ध्यान में रखिए। बीएससी के बाद जब वो बीएड कर रही है तो अब उर्दू यूनिवर्सिटी से कर रही है, जहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। आनंद जफर ने इस दौरान तय किया कि मुझे नेट का भी एग्जाम लिखना है, और नेट का एग्जाम लिखने के लिए आपको पीजी होना जरूरी है। आप जिस किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप नेट का एग्जाम लिख सकते हैं। आनंद जफर अभी 4th सेमेस्टर में है, अपने एमए का जो कोर्स है, एमएड का जो कोर्स है उसके 4th सेमेस्टर में है। उसी दौरान आनंद जफर नेट का एग्जाम लिखती है। नेट का एग्जाम लिखकर वो सिर्फ नेट पास नहीं करती बल्कि शी स्टूड फर्स्ट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आनंद जफर ने हासिल किया। अब आप वो क्या है वो भी समझिए कि आनंद जफर ने ऑल इंडिया जब फर्स्ट रैंक हासिल किया, नाउ शी इज एलिजिबल टू गेट 50,000 मंथली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप टू परस्यू हर डॉक्टरल प्रोग्राम। वो आनंद जफर जो ये सोच रही थी कि 1 लाख रुपए अगर फीस के लिए दिए जाए तो शायद मेरा बीएड करना जरूरी नहीं, वही आनंद जफर इसी मानू में पढ़ती है, यहीं से बीएड और एमएड करती है, और फिर वो जब एग्जाम लिखती है तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आकर वो जेआरएफ हासिल कर रही है और हमारे पास से वो पीएचडी कर रही है। तो आनंद जफर 1600 किलोमीटर दूर चंदनपट्टी से आके यहाँ पर जो है पढ़कर वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकती है। तो 25 किलोमीटर दूर आके आप लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते? तय कर लीजिए आपको क्या करना है। जिस कोर्स के मुताबिक मैं आपको बताया वो बीएड का कोर्स है, और हमारे पास कितने सीट्स हैं बीएड के? 1200 सीट है हमारे पास। हर साल हम 1200 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देते हैं, 1200 बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलते हैं। और इस लड़की की भी तस्वीर आज हम बुलाए हैं, जो 3 लोगों को, 3 में से 2 ऐसे हैं जिन लोगों की तस्वीर को अगर आपको देखने का मौका मिला तो सॉफ्ट कॉपी जरूर देखिएगा, हमारे कैलेंडर पर भी इन लोगों की फोटो है। एंड वी फील प्राउड इन इन हमारे पास आउट जो बच्चे हैं इनको देते हुए। आइए यहाँ पर चूंकि मेजोरिटी बल्कि मेरे हिसाब से 80% जो है वो लड़कियाँ नजर आ रही हैं, तो आइए एक और लड़की की बात करते हैं। लड़की का नाम है खदीजा मस्तूर, और ये तालियां लड़कियां अपने लिए बजा रही हैं। अच्छी बात है, बजाइए, उसमें क्या है? नहीं। अगर आप अपने लिए ताली बजाने के लिए शर्माते हैं तो दुनिया आपके लिए बजाने तैयार नहीं है। इतने ठीक बनना है, इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ हमारे लिए ताली बजा है। कोई आपको वेलकम करने वाला नहीं, अपना वेलकम करना सीखिएगा। आइए मैं एक लड़की की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर स्पीकर्स बैठे हुए हैं वो बात करूँ। लड़की का नाम है खदीजा मस्तूर। क्या नाम है? खदीजा मस्तूर 10th क्लास पास करती है। 10th क्लास जब बच्चे पास करते हैं तो उनकी एज क्या होती है? 15 साल। एवरेज टीचर हम ये मानते हैं एज ए टीचर के भाई 10th क्लास मतलब एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल की लड़की 10th क्लास पास करती है। वो लड़की का ताल्लुक है पटना। पटना क्या है मालूम आप लोगों को? क्या है? बिहार का कैपिटल है। पटना से 6 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहां से उस लड़की का ताल्लुक है। वो लड़की 10th पास करने के बाद आगे इंजीनियरिंग करना चाहती है, तो उसके डैडी उसको हैदराबाद में मानू में एडमिट करवाते हैं। मानू में पॉलिटेक्निक में वो एडमिशन लेती है। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर यूसुफ खान साहब। जब वो बात करेंगे तो वो बहुत सारी और भी आपको मिसाल देंगे।
खतीजा मस्तूर पटना से, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर के फासले पर है, 1500 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आपको 24 से 28 घंटे लगते हैं वापस घर भी जाना है। 36 घंटे लगते हैं, 36 घंटे। वहाँ से वो लड़की मालूम में आती है, 15 साल की लड़की, अंदाजा लगाइए, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, तबियत खराब हो, तब भी वो सिर्फ अपनी माँ से फोन पर बात करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? स्कूल को जाओ बोले तो कितने बहाने होते, तबियत खराब, अम्मी खुद बोल रहे जाओ बोल के। चलिए, तो क्या नाम है लड़की का बताइए जिसकी हम बात करें। खतीजा मस्तूर पॉलिटेक्निक मानू हैदराबाद में एडमिशन लेती है। 3 साल का कोर्स है, 3 साल का वो कोर्स पास करती है और उसके बाद अपने अब्बा जान को, अपने डैडी को बोलती है, डैडी अब मैं यहीं से बीटेक भी करूँगी। 3 साल का जो पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उनको इंजीनियरिंग में किस ईयर में एडमिशन मिलता है? वेरी गुड, आ जाओ आप एक बैच ले लो। जो लोग पॉलिटेक्निक पास करते हैं उनको इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के शफाअतुल्लाह ने साबित किया कि वो भी इंटेलिजेंट है। हम कहाँ थे? सेकेंड ईयर। बच्ची का नाम खतीजा मस्तूर पॉलिटेक्निक पास करती है। पॉलिटेक्निक पास करने के बाद जब वो अपने वालिद को ये बताती है कि मुझे बीटेक करना और बीटेक भी मैं मानू से करूंगी, तो वालिद साहब घर वाले इजाज़त देते हैं, बच्ची को दिलचस्पी है, बच्ची को आगे पढ़ना चाह रही है, तो वो बच्ची बीटेक के कोर्स में एडमिशन लेते हैं वापस। अब जो बच्ची बीटेक का कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है और ये लड़की को किसमें एडमिशन मिला? तो इसका कोर्स कितने साल का हो गया? 3 साल का हो गया। 6 साल वो लड़की इस मानू में पढ़ती है और उसके बाद वो लड़की शहर हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में काम कर रही है। उस कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। क्या है कंपनी का नाम, वो जानने के लिए मैं छोटा सा सवाल करूंगा, शायद आप लोग उसका जवाब देंगे और वही कंपनी का नाम होगा। आपको अपने फोन के जरिए से जब किसी को पेमेंट करना होता है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? खतीजा मस्तूर आज हाईटेक सिटी हैदराबाद में 1,80,000 की तनख्वाह पर काम कर रही है। इसी उर्दू यूनिवर्सिटी से उसने पॉलिटेक्निक किया, उसी उर्दू यूनिवर्सिटी से उसने बीटेक किया। तो आपको कौन से कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया है? हमारे पास क्या है? पॉलिटेक्निक भी है, हमारे पास बीटेक भी है। यहाँ से पढ़ने वाली लड़की की मिसाल में आपको, ये लड़की की फोटो पे आपको हमारे क्या है, मतलब आईटी कंपनी में काम कर रही है, उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट। अब मैं आपको एक लड़के के मुताले बताऊंगा। लड़के के मुताले में बताना चाहिए ना? हाँ, बॉयज बड़े खुश हो रहे, कोई तो है, कुछ तो हमारी बात हो रही है। लड़के का ताल्लुक श्रीनगर से, कहाँ से? श्रीनगर कितनी दूर है यहाँ से? 2000 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से एक लड़का। शब्द आप जानते हैं क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। ज़हूर हुसैन भट्ट हमारे पास एडमिशन लेता है। एडमिशन लेके वो लड़का मास्टर्स का कोर्स करता है, अभी वो पीएचडी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटी से एमसीजे करने के बावजूद भी वो लड़के को कहाँ पर जॉब मिलती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सवाल है, कितने लोग बाहर जाना चाह रहे हैं यहाँ से? यहाँ से मतलब इंडिया से बाहर? मैं समझा कि ऑडिटोरियम से बाहर। कहाँ जाना चाह रहे हैं? सऊदी, दुबई, यूरोप, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका आपको जाना है तो क्या करना पड़ता? गर्ल्स, अमेरिका आपको जाना है तो क्या करना पड़ता? पासपोर्ट होना पड़ता। खाली पासपोर्ट है तो चले जा सकते हैं? क्या चाहिए? वीजा चाहिए। तो अमेरिका का वीजा लेना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ज़हूर हुसैन भट्ट जो है हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारे डिपार्टमेंट का जो पास आउट लड़का है, वो लड़का दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में काम करता है। तो आप
सोचो कि किसी उर्दू यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एम्बेसी में काम चाहे नहीं होता, उर्दू में होता, तो फिर अच्छा वो कोई भाई वहां पर सिफारिश चल सकती। तो यहाँ पर पढ़ने वालों को इतने कम्युनिकेशन स्किल्स भी आते हैं, इतनी उनको अंग्रेजी भी आती है या सिखाई जाती है कि उसके बल पर वो एम्बेसीज में भी जॉब हासिल कर सकते हैं। स्पैन मैगजीन निकलती है एम्बेसी से, उसके लिए वो जहूर हुसैन भट्ट जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर काम करता है। एक और लड़की की बात करूँगा, लड़की की, लड़का नहीं, लड़की की बात करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात लड़कियाँ हैं। ये लड़की भी बिहार की है, लड़की का नाम है शाहान आलम, लड़की का नाम है शाहान आलम। लड़की हमारे पास से बीटेक करती है, बीटेक करने के बाद वो लड़की ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया। अब फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया में आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही है। उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली लड़की जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, वो ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है मेलबोर्न, वहाँ पर वो आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। यूनिवर्सिटी कब आएंगे? यूनिवर्सिटी के क्याम को 27 साल पूरे हो गए, 28वां साल हमारा शुरू हो गया है। 28 सालों में ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जहाँ पर हमारे पास आउट बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं। लड़के थोड़े से खामोश हो गए, तो लड़कों के लिए एक मिसाल दूंगा, उसके बाद मैं बात, अब तो सीरियसली ये मेरी लास्ट मिसाल है, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लड़के का नाम है शराफत हुसैन। हमारे प्रोफेसर सफी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, सफी साहब के डिपार्टमेंट से है शराफत हुसैन। ये लड़का बिहार से, आप देखो जो दूर से आ रहे हैं बच्चे, आखिर उनको भी तो मालूम होगा ना कि हैदराबाद जाके पढ़ना है, करियर का सवाल है, तो क्या उसको मेहनत करते नहीं करते। शराफत हुसैन हमारे यूनिवर्सिटी से एमबीए करता है, एमबीए करने के बाद यहीं से वो पीएचडी करता है, पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट हो गया ना उसका, राइट। किसी भी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है? शराफत हुसैन उर्दू यूनिवर्सिटी से एमबीए भी करता है और यहीं से पीएचडी भी पास कर लेता है। और उसके बाद क्या करेगा? शराफत हुसैन पीएचडी करने के बाद वो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा, भाई उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहा है जी नहीं। शराफत हुसैन एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर है, दुबई कैंपस में जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद, उर्दू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बावजूद बच्चों ने न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी अपने सलाहियतों को मनवाया है और उनकी तनख्वाह कई $1000 में होती है। और आमीन बोलो वो सब लोग जो डॉलर में अपनी इनकम चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम आपसे कुर्बानी दें। हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, तो ये सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और लैटरल एंट्री के लिए हमारे पास डिप्लोमा है। लॉ स्कूल का आप लोगों को तारुफ हो गया है। इसके बाद कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा जो कोर्सेज हैं एमबीए, एमकॉम और बीकॉम के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारा जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो हमारा पूरे इंडिया में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जहाँ पर 130 टीचर्स हैं, 130 टीचर्स है। और बताया ना आपको एक टीचर की सैलरी क्या होती है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स, सीनियर प्रोफेसर बैठे हुए हैं, सबको इनकम टैक्स पड़ेगा। नहीं, मैं दूसरी हवाले से बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जब मतलब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ये सब प्रोफेसर हैं, तो कभी मौका मिला तो मैं इन लोगों के चैम्बर में जाके इनकी सीट को चेक करता हूँ। कुछ फेविकॉल लगा के तो बैठे हुए नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन वाइस चांसलर की चेयर पे भी फेविकॉल लगा हुआ नहीं है, सारी चेयर ओपन है और इस पर आप बैठ सकते हैं अगर आप पढ़ कर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसा आप सब पढ़े, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब इस दुनिया में जो आया है उसको तो जाना है। टीचर जो यहाँ पढ़ रहा, डरता तो जरूर है ना वो मौत से, लेकिन 100 साल के हो गए तो उसके बाद क्या करना है उसको? टीचर लेवल के म्यूजियम में रखते हैं। तो ये जो सीट्स हैं, ये सारे सीट्स आपके हैं। आप प्लान कीजिएगा, आप इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब भी आप बगैर पढ़ाई किए आपके लिए आगे तरक्की का सफर नहीं है। हम वाइस चांसलर साहब का भी इंतजार कर रहे हैं
और मेरे हिसाब से 3 लोगों की जो है सो हमें हमारी तरफ से जो चाहिए थे वो है। और ये सब कब तक आएंगे इसी साथ ये आधा घंटा, तो हम इस आधे घंटे से जो है फायदा उठाते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। आप इस चीज को जहन मतलब यहाँ से एक इमेज लेके जाइए आप कि हम आपको जो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट क्या है हमारे पास? प्लम्बिंग का। और उसकी फीस कितनी है? उसकी फीस कितनी है? फीस कितनी है? फीस ही नहीं है उसकी। आप आगे तो वही बस है, आपने सर्टिफिकेट मिलता है आपको गवर्नमेंट का मिल जाएगा। अब मैं एक छोटा सा आप लोगों का और आपका विजन क्लियर हो कि आज क्या हुआ। आज बंक कर देते तो अच्छा था, हम कॉलेज को गए तो हमारे बस में बिठा के लाके यहाँ बिठा के घर में बैठे तो इतना सारा मतलब अच्छा स्टडी हो जाती थी। तो यस यस बोलते जा रहे आप ही शर्मा रहे भी बोलते, बट सच्चाई जो है सो हम तो आपको रिवार्ड करना चाहते हैं। आइए आप करेज दिखाइए, करेज दिखाइए, आ जाइए प्लीज, जोरदार आइए। बेहद शुक्रिया। देखिए हमेशा सच चाहे कुछ भी हो, आप बोलने से पीछे नहीं हटना है। घुमाने वो करेज दिखाया और वो यूनिवर्सिटी की डायरी उनका मिली है। तो अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन उसके परिणाम बड़े निकलते हैं। तो कभी भी आपको ये जो अवसर मिला है उस हवाले से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग गूगल जनरेशन है, हर चीज हर सवाल का जवाब, इवन क्लास में दिया जाने वाला सवाल की कुछ क्वेश्चन भी आ गए तो उसको चैट जीपीटी या गूगल पर तलाश करते हैं, यस या नो। लेकिन सबको डायरी लेनी थी, बोले अभी यस बोलिए सही बोले तो जो डायरी लेनी सब एक साथ बोल रहे, उसने डायरी नहीं है हमारा नो। तो आप तलाश करते। तो अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि वो होमवर्क आप लोग जरूर करें। सवाल ये है, आपको गूगल पर पूछना है हु ड्राइव्स टैक्सी इन कनाडा। क्या पूछना है? इस साइड, हु ड्राइव्स टैक्सी इन कनाडा। ये सवाल जब आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जब आप लोगों को पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए टाइम मिल जाता तो छोटा सा जो है इस सवाल का 10 पेज की रिपोर्ट है वो देखने के लिए नहीं मिलता। हालांकि प्री फाइनल चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, खुद भी जो है सो अपडेट रहते कौन सा एपिसोड आ गया। नहीं तो मम्मी से भी पूछ लेते, नहीं तो बाजी से भी पूछ लेते क्या हो रहा। सब जगह नको देखो भाई, मेरे एग्जाम के बाद देखना है मेरे को। तो आप लोगों को ये देखना ज्यादा मसला नहीं है। वो ड्राइव टैक्सी इन कनाडा, जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक देयर आर 50,000 टैक्सी ड्राइवर्स इन कनाडा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने क्या किया, ये टैक्सी ड्राइवर जो है इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है और ये यहाँ पर टैक्सी क्यों चला रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने एजुकेशनल प्रोफाइलिंग की कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं ये क्या पढ़े हुए हैं। उनकी जो एजुकेशनल प्रोफाइल जब बनाई गई तो उससे पता चला देयर आर 6,000 प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स दे आर ड्राइविंग टैक्सी इन कनाडा। तो अब आप लोगों के जहन में यही सवाल आया, जरूर तेलंगाना का बंदा होगा, यहाँ से पढ़ के गया इसीलिए जो है वहाँ पर टैक्सी चला रहा। जी नहीं, देयर आर सेवरल प्रोफेशनल्स हु हैव डन देयर degree in Canada itself, but they are left with no other option but to drive taxi for their survival. इस पे भी चलो है भाई, ऐसे उसकी थोड़ी मिसाल ले सकते हैं। कैरियर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा है देयर आर 150 MBBS डॉक्टर्स, बट वो लोग जो है सो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग टैक्सी चला रहे हैं। तो क्या चीज समझ में आ रही है एंड व्हाई आई एम रिफरिंग दिस रिपोर्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम मुसलमान हैं तो हमारा क्या ईमान है, हमें जॉब देने वाली जात कौन सी है, हमें रिस्क देने वाली जात कौन सी है। तो अल्लाह पे ईमान रखने वाले ऐसा सोचेंगे कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़े तो कुछ मिलता या नहीं मिलता, कम से कम अपना ईमान तो दुरुस्त कर लेके जाओ। आप नहीं आए यहाँ पर कोई मसला नहीं, बट यू कैरी फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन। देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद इटसेल्फ जहाँ पर बहुत ही कम फीस के साथ ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी फीस मार्केट में जाकर नहीं दे सकते। सफी साहब जैसा बताया अभी, MBA की फीस 5,000 रुपए पर सेमेस्टर,
और फिर हमारे इसी कॉलेज के प्लेसमेंट की बात बताया कि वो बच्चा दुबई में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाना है जो किसी वजह से अपनी तालीम को डिसकंटिन्यू करके बैठे कि इतने पैसे हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास नहीं है। मालूम है उनके लिए कम फीस के साथ अलग अलग कोर्सेज हैं, और मालूम है उनके पास आपको पास ऑन करना है। किसी ऐसे लड़के से मिले आप, किसी ऐसे फैमिली वाले या जानने वाले से मिले जिसने अपनी एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर दी थी, तो आपको उसको बताना है कि वी डू हैव डिस्टेंस मोड एजुकेशन ऑल्सो, कि डिस्टेंस मोड में भी हमारे पास यूजी और पीजी के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। डिस्टेंस मोड में भी हमारे पास एमबीए स्टार्ट किया गया है, और कितनी फीस है, सिर्फ 15,000 रुपये फीस है। डिस्टेंस मोड में एमबीए भी हमारे पास शुरू किया गया। अब और एक सवाल आता है, अरे सर आप उर्दू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गूगल से काम लेने वालों गौर से सुनो, गूगल पे जाके एक रैंकिंग तलाश करो। पहला सवाल तो क्या दिया, हमें क्या तलाश करना है आप लोगों को। दूसरा सवाल है व्हाट इज QIS रैंकिंग। QIS रैंकिंग, तो आपको पता चलेगा QIS जो रैंकिंग है वो इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में मानव को भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको लोगों को ये बताना होगा, ये कन्विंस करना होगा कि ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग में भी शामिल हो गई है, और यहाँ से पढ़ने वाले बेकार नहीं है। अच्छा, मैं आपको जब बता रहा हूँ प्लेसमेंट के हवाले से, मैं आपको और एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट ऑफिसर खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर विशु खान, मैं आपको बता 100% प्लेसमेंट नहीं है। हम ना दावा करेंगे 80% प्लेसमेंट है। कितना परसेंट? और ये जो 20% का प्लेसमेंट नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये लोग कुछ पढ़ना नहीं चाहते, तो उनकी हेल्प नहीं करना चाहिए। जो अपनी हेल्प खुद नहीं करना चाहते, मानो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोल रहे हैं हमारा जो प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो 80% हमारे पास बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं जॉब से जुड़ जाता है। 20% ऐसे हैं जो अपनी हेल्प खुद नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मानो हेल्प नहीं करता। तो आपको बताना है जिन लोगों ने एजुकेशन, शादी की वजह से एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाता, फाइनेंशियल मजबूत हो गए क्या नहीं, चौकी होना है वो होता, उसको इशू नहीं बना। भाई हम सीरियस बात करें तो आप उसको सुनना। ये देखिए, शादी की वजह से एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाता, फाइनेंशियल कुछ मजबूरियां रहती, उतने पैसे नहीं है, उस वजह से एजुकेशन डिसकंटिन्यू होता। उनके लिए डिस्टेंस मोड में हम टोटल 19 प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। डिप्लोमा भी है हमारे पास, यूजी के प्रोग्राम्स हैं और पीजी के भी प्रोग्राम्स हैं। तो आपको ये पास ऑन करना है उन लोगों तक जो नहीं जानते। अच्छा, हमारे पास इंग्लिश डिपार्टमेंट है। अब आप उर्दू यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, MA इन इंग्लिश, तो हम उसको उर्दू में पढ़ा सकते हैं। MA इंग्लिश, MA हिंदी, हिंदी को किस में पढ़ाएंगे? MA अरबिक, MA पर्शियन, MA उर्दू। आपको मैं उर्दू के हवाले से प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बताता हूँ कि हमारे पास एक लड़का एडमिशन लेने के लिए आता है। लड़के के वालिद साहब एग्रीकल्चर लेबर, खेतों में काम करने वाले, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश कि मेरा बच्चा पढ़ ले। बच्चे को उन्होंने MA करवाया, उसके आगे वो पढ़ा नहीं सकते थे। बोले कि आ जाओ मेरे साथ खेत में काम करने के लिए। लड़का बोला बाबा मैं काम नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले पढ़ाने के लिए जो उतने पैसे मेरे पास नहीं है, तो किसी जानने वाले ने उनको कहा कि भाई हैदराबाद भेज दो, मालूम है उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो बच्चा वहाँ से उर्दू पढ़ के कुछ ना कुछ कामयाब हो जाता है। तो वो लड़का 2 जोड़े कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल और 2 बेडशीट, कितना होगा सामान? 2 जोड़ कपड़े, 2 बेडशीट और पाँव में पहनने की चप्पल, वो ले लेकर टोटल वो बैग लेकर स्टेशन मतलब गाड़ी में सवार होता है। सिकंदराबाद स्टेशन पर उतरने के बाद उसको एक फ़ोन कॉल करना होता है। किसको? जो जानने वाले हैं उसको। वो ऑनलाइन ज़माना नहीं था, यूनिवर्सिटी खुल के भी 2004 में कैंपस इसका स्टार्ट हुआ है, रेगुलर कैंपस। जेब में फ़ोन नंबर लेकर वो लड़का स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन पर उतरकर जब वो जेब चेक करता है तो पता लगता है फ़ोन नंबर भूल गया। वो लड़का भी ऐसे ही आ कर, लेकिन आ करने से उसको समझ में आया कि कुछ होने वाला नहीं, तो इंक्वायरी काउंटर पर गया। इंक्वायरी काउंटर पर जाकर क्या पूछा
बात करना चाह रहा, सब तेलुगु में बात करने, बड़ा परेशान हो रहा। बच्चा आया हिंदी से, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से, परेशान हो रहा कि सब तेलुगु में बात करें, क्या करना है। इधर उधर घूमा, कुछ समझ में नहीं आया। तो इंक्वायरी काउंटर पे इतना पूछ लिया कि अगली ट्रेन घर वापस जाने की कब मिलेगी। पता लगा अगले दिन ट्रेन आएगी। तो अपने उसी बैग में से एक बेडशीट निकाला, उस पर खुद लेट गया, और जो 2 जोड़े कपड़े, जो चप्पल थी, उसको उतार के सर के नीचे तकिए की तरह रख लिया, दूसरी बेडशीट ओढ़कर सो गया कि अगले दिन सुबह, कुछ देर तो सोना है, अगले दिन सुबह वापस की जैसे ट्रेन पकड़ कर जाना है। अभी वो सो रहा था, थोड़ी देर में कोई प्लेटफॉर्म पर आकर उसको उठा दे, तो वो परेशान होता, ये कोना में मेरे को सोने भी नहीं दे रहे। तो पता चला जिनका नंबर वो जेब में रख के निकला था, वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए कि इसका फोन नहीं आया, वो कहाँ पर होगा। वो पकड़कर लड़के को अपने साथ लेकर आते हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में उसका एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाने के बाद लड़का यहाँ पर अभी एमफिल में एडमिशन लिया है। एमफिल में एडमिशन लेके वो क्या करता है, छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आती है उसको भी फॉलो करता है। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन आई कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना नहीं बना था, तो उसकी जानिब से नोटिफिकेशन आया, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर लेक्चरर्स। कोरोना मालूम आप लोगों को? कोरोना कब आया था? 2000 कोरोना आया, और कोरोना ने अपने साथ जाते जाते बहुत सारे लोगों को लेकर चला गया, और आपको ले लेके गया। तो करो शुक्र अदा अपने रब का कि कोरोना आया, उसके बावजूद आप मरे नहीं, बन के जिंदा है या नहीं है? खुशकिस्मती है या नहीं है? अगर उसकी मर्जी वो हमें बुला लेता तो हम क्या करते थे? तो इस वक्त को गनीमत जानना है, जो अपॉर्चुनिटी मिली, कभी ये शिकायत नहीं करना है। हमें यहाँ पर इस स्कूल में, इस कॉलेज में क्यों पढ़ाया गया? एमएस में क्यों डाले ना, सेंटेंस में डालना था, इसमें डालना था। बाद लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, से पहले अच्छा आप बहुत शुक्रिया सर कि ये मौका मिला मेरे को। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ सर। मैं खुद मौलाना आज़ाद की स्टूडेंट हूँ और अब एमएस आरंगर ब्रांच में एज ए अरबी लेक्चरर हूँ। था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सडन मैम बोल दिए, मैं प्रिपेयर होके आ गई। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं और अच्छी से तैयारी करके आती थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था मालूम सर? मैं मतलब 10th पढ़ी थी जब भी मेरी शादी हो गई थी। वाली साहब की तबीयत थोड़ा नासाज होने की वजह से, ज़्यादा बहने होने की वजह से शादी कर दी। लेकिन मेरा बचपन से शौक था, मेरे जो प्रोफेसर थे ना, बाजू में रहते थे हमारे, तो उनकी तरह मैं भी एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर रहना चाह रही थी। तो शादी के बाद मैं क्या करी, फिर इंटर करी डिस्टेंस एजुकेशन में। फिर इंटर के बाद मौलाना आज़ाद का ऐसे ही मालूम हुआ था मेरे को, हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो बीए 3 साल डिस्टेंस एजुकेशन में बीए यहीं पे करी, फिर उसके बाद मास्टर्स यहीं पे करी। सेट क्वालिफाई हो गई, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट और सेट की बारे में मेरे को यहाँ से ही इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ से ही क्लासेस मिल गई। और यहाँ की बुक्स जो है ना नेट और सेट के लिए बहुत डिटेल में बहुत अच्छे रहते बुक्स। और अगर मैं बहुत दूर से आई या कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, स्टडी सेंटर्स रहते हैं इसके जगह जगह पे, राइट ना सर? स्टडी सेंटर्स रहते, एरिया के हिसाब से स्टडी सेंटर रहता, वहाँ पर जाके हम मालूम कर लेना। वो लोग पूरे बुक्स और हर चीज़ प्रोवाइड करते। मैं डिग्री में एडमिशन ली तो पूरे बुक्स फ्री है, मास्टर्स में एडमिशन ली तो पूरे बुक्स फ्री है। सेट के लिए, नेट के लिए अप्रोच हुई थी तो मजीद गदारी सर बोल के, मजीद गदारी सर प्रोफेसर थे ना सर, तो उन्होंने मेरे ऊपर रहनुमाई करे, जिसकी वजह से मैं उर्दू की कोई स्कोप नहीं रहती, पीछे खींच देते। उर्दू क्या करते हैं यार, उर्दू से क्या है? लेकिन उर्दू में बहुत स्कोप है। आप शायरी करो बस,
शायरी करिए, बस अशार लिखिए, बस लिख सकते हैं ना, गजल, कसीदे। आजकल सॉरी इंस्टा पे सब जगह क्या चलती, और शायरी कौन सी जुबान में चलती ज्यादा? अदर लैंग्वेज वाले भी किसको ज्यादा सुनते? तो आप वो शायरी बनाने के लिए तो भी पढ़िए। ऐसे मेरे मजीद बेदार सर ऐसे प्रोफेसर से भी मिला है जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स भी हैं, फिर भी उन लोगों एमए उर्दू करके शायरी लिखते हैं लोग। आप इंटर में जाएंगे तो एक डॉक्टर मुहिउद्दीन मुल्की है और कोई है, उन्होंने भी उर्दू में शायरी लिखते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्या है, वो डॉक्टर है। एक ही उस पे आप मुकम्मिल नहीं कर सकते, आप 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री हासिल कर सकते, सिर्फ आपके अंदर चाह रहना है। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ, प्रेजेंट में एमएस कॉलेज में आरामगढ़ में एज ए अरबी लेक्चरर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 एमए उर्दू भी यहाँ से ही करी, एमए अरबी भी यहाँ से ही करी। और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करके होता, सर बताएंगे। स्टेट लेवल में अगर आप पास हो गए या नेशनल में पास हो गए, आपको फेलोशिप भी मिलती। थैंक यू सर। मिसाल मुझे बोलने के लिए आई। जानी मानी शख्सियत है, खिदमत खल्क के मैदान में सरगर्म अमल है और गरीबों और भूखों को खाना खिलाने का काम करते हैं अजहर मखसूसी साहब। और हम चाहते हैं अजहर मखसूसी साहब के जरिए से हैदराबाद के लोग उर्दू यूनिवर्सिटी को जुड़े। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा शेख अवैध से, जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, वो भी आ जाए। अजहर मखसूसी साहब ने स्टेज जो पेश किया है, शेख अवैध हैं जो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आज मोजाम्बिक के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और इनकी की सैलरी है $4,800। मैं रखा करूँगा अनंत जफर से, स्टेज पर आ जाइए। और हमारी एक और जो हमारे कैलेंडर पर जो फीचर हुई है अनंत जफर के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। अब माननीय अमीर एसोसिएशन के सदर एजाज अली कुरैशी साहब इज्जतनाब शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल साहब की स्थान पोषी करेंगे। नासिर हुसैन शोएब एमएस स्कूल के डायरेक्टर में मॉडर्न मिशन का स्थान पोषी करेंगे। और इस साल पोषी के बाद क्योंकि प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, मैं मॉडर्न सर से दरख्वास्त करूँगा बहुत मसरूफ है। आप सुबह से मुसलसल, मतलब आप लोग आने से पहले से आप ऑफिस में मौजूद हैं, मुसलसल लेके बाद भी करें, जैसे सेमिनार्स, वर्कशॉप और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसमें आप शरीक हैं। लेकिन आप लोगों के इस प्रोग्राम के लिए भी वीसी साहब ने आमाद भी जाहिर की कि मैं 10 मिनट से ही मगर इस प्रोग्राम में रहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली से लेकर शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इसमें 10,000 जो पैम्फलेट है हमारा, जो आने वाला नोटिफिकेशन है एडमिशन का, वो एमएस के हर बच्चे तक जो पहुंचेगा। और आज का हमारा ये 29वां प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए से हमने 3,300 बच्चों को उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा करवाया और ये सब आपकी सरपरस्ती की वजह से मुमकिन हुआ है। और यकीनन सर अगले बड़े इसके रिटायर्ड निकलेंगे फौरी तौर पर, लेकिन ये तवील मुद्दत में किया जाने वाला ये वो काम है, इसके नतायज आने वाले बच्चों में मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चों के जो पहला सवाल होता है ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पर कायम हुई है, APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, तो कम से कम वो यहाँ पर आकर मौलाना आजाद को जान के जा रहे हैं। और आज मौलाना आजाद को जाने और ये यूनिवर्सिटी को भी जानेंगे और यहाँ पर पढ़ने वाले बनेंगे। और आज जो आज के इस इजलास में 3 लोगों को आपने जो शालपोशी की है, अजहर मखसूसी साहब को बुलाने का मकसद भी ये था, आपके जरिए से हम पुराने शहर में जो बात पहुँचाए अपनी इस लड़की को बुलाकर जो यहाँ पेश करने का मकसद था कि ये एजाज ये बच्चे भी हासिल कर सकते हैं।
और शेख अवेज जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला लड़का, मोजाम्बिक की मल्टी में पोस्टिंग है उसकी, तो उस लड़के को बुला के ये सारी काविशें आपकी सरपरस्ती की वजह से मुमकिन हुई है। आपका हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले तारीख का रमजान के बाद हमारा ये सिलसिला दोबारा जारी रहेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस आज तक के हमारे सबसे बड़े प्रोग्राम 600 बच्चे इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मुखातिब हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, हमारे प्रोफेसर सिद्दीक़ महमूद साहब, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेसर नजमुल हसन साहब, एलुमनाई एसोसिएशन है, डॉक्टर कुरैशी, डॉक्टर कुद्दूस और भी डॉक्टर सरवरी साहब जो सभी मुखातिब थे, और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, हमारे असातिज़ा, हमारे बच्चों, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, वो ये है कि दो लड़कियां एक दरख्त के नीचे बैठी थीं और खामोश थीं। और मैं बस 5-7 मिनट तुमसे बात करता हूँ। मैं भी एक ऐसे इसमें प्रोग्राम में था, वर्कशॉप में, कि जहाँ उर्दू में टेक्स्ट बुक लिखने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो जैसे NCERT वगैरह में लिखी गई है, वैसे ही उर्दू में BA अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज और मास्टर्स के सारे कोर्सेज उर्दू में लिखे गए, वो लिखे गए। तकरीबन 100 किताबें लिखी जा सकती हैं। एक बात और, पता नहीं इन लोगों ने आपसे बात कही कि नहीं, वो ये है कि आपका एडमिशन यहाँ जो इनटेक होती है ना, इतने ही बच्चों का आप एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन हम पिछली दफ़ा एकेडमिक काउंसिल में डिस्कस कर चुके हैं और इस बार आपको बताने जा रहे हैं कि हैदराबाद के बच्चों के लिए हमने एक सुपर न्यूमरेरी कोटा होता है, वो बनाया है। एक जो एडमिशंस की लिस्ट खत्म हो गई है, उसके बाद भी जिनकी गुंजाइश है वो हैदराबाद के बच्चे हैं। किसी भी डिसिप्लिन में, पता नहीं कि लोगों ने कैंपस देखा कि नहीं देखा, बहुत खूबसूरत कैंपस है। इसको जरा जाके देखो, एक चक्कर लगा के देखो। हमारे क्लासरूम्स वगैरह, बहुत सारे क्लासरूम फुल्ली एयर कंडीशन हैं। यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ पर क्लब हाउस है, जहाँ बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं। ये सब अभी आप लंच करके, मतलब कोई ज़्यादा भारी लंच करना भी नहीं चाहिए, हल्का करना चाहिए। मैंने नींद आती है, थोड़ा ज़्यादा अपने जिस्म के ऊपर बर्डन नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मुख्तसर खाना बेहतर है हेल्थ के लिए। ओके, आई होप कि वो मुख्तसर बिल्कुल मुख्तसर ना हो, ऐसा भी हो कि मानो चिड़िया खा रही है उसको। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम आपको यहाँ कैंपस में लाएं। हमारे पास सारे डिसिप्लिन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, कॉमर्स, MBA, सब कुछ है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ आइए और सिर्फ उर्दू पढ़िए। उर्दू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है, मगर जो नॉलेज के मैदान है वो हर फील्ड में है। और कोई भी आपका हाथ दबा के ये नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ उर्दू में लिखिए। अंग्रेजी आज ग्लोबल लैंग्वेज है।
तो आपको यहाँ अंग्रेजी में भी हमारी उम्मीद है, ये उर्दू और अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना? अभी हमने कहा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, खूबसूरत तो भाई उर्दू हो गई और कॉम्बिनेशन जो है अंग्रेजी है, तो आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमने ये पैदा किया है भाई, ये कितने लोग आपने अंग्रेजी जानते हैं? आप लोग सभी तो जानते हैं, तो दिक्कत क्या है? उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आके उर्दू पढ़नी है। हम आपको वली दत्तनी का दीवान खोल के पढ़ें कि ये पढ़िए आप, है ना? ये नहीं है, वो भी है, मगर यहाँ पर बहुत बड़ा समंदर है, इसमें से मोती निकालने पड़ेंगे। और आपको पता है कितने बच्चे बता रहे थे यूसुफ साहब जिनका भी लड़कियों का एडमिशन किया, अब वो जॉब दिलाया हमने 150 लड़कियों का कंपनी आई थी रिक्रूट करके यहाँ से ले गई है और मिनिमम 70,000 की सैलरी को। हम सिर्फ डिग्री नहीं दे रहे हैं, हम जॉब भी दे रहे हैं, है कि नहीं? आना पसंद है यहाँ? आधे लोग बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। अब समझ में आया कि आना पसंद। अब तुमको थोड़ी सी पोइट्री सुनाते और हम जाएं। तो ये एपेटाइजर है, इससे भूख बढ़ेगी। देखो समझने की कोशिश करो, अगर शेर नहीं समझते तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बता रहे उर्दू बैकग्राउंड के वो शायरी नहीं आती, अरे शायरी नहीं आती, शेर पढ़ना तो आता है। यहाँ सबसे अच्छी आवाज किसकी है? ओके, सबकी अच्छी आवाज है। नहीं, मेरे को बिल्कुल खटा बात है, मैं इतना उर्दू नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चंद शेर सुना, चाहे इसको गजल समझ लो, चाहे इसको नज़्म समझ लो, चाहे इसको अपनी समकाराशी समझ लो। अगर ये बच्चे तारीफ न करें तो आप लोग जरूर हाथ उठाइएगा। देखो बहुत सिंपल है। दाखिले के लिए ये हंसना अच्छा है, मगर मजाक करना भी अच्छा है, मगर मजाक उड़ाना होगा। हंसना अच्छा है, लेकिन किसी पर हंसना अच्छा नहीं। खुल के हंसोगे नहीं तो रो भी नहीं सकते। हंसना, जिसको हंसना नहीं आया वो रोएगा क्या? रोना और हंसना बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है। कभी कभी रोए, कभी हंसे, कभी हंसाया, और नहीं हंसे तो कम से कम मुस्कुरा ही दो। अब अगर जो आदमी कभी जिंदगी में मुस्कुराता नहीं, उसके करीब जाने की जरूरत क्या है? दाखिले के लिए एक राह बना दी है, दाखिले के लिए एक राह बना दी मैंने, ऐसा मत कहिए कि दीवार गिरा दी मैंने। कलाम बैठे हैं यहाँ पर, दाखिले के लिए एक राह बना दी मैंने, ऐसा मत कहिए कि दीवार गिरा दी मैंने। एक शायर ने कहा था कि कच्चे मकान की मेरे दीवार के आगे लोगों ने मेरे सहन को रास्ता बना दिया। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मकान के अंदर रास्ता बना दिया। ये यूनिवर्सिटी है बाबुल में, दाखिले के लिए एक राह बना दी मैंने, ऐसा मत कहिए कि दीवार गिरा दी मैंने। अब महल हैं न तो महलों को बनाने वाले, अब महल हैं न तो महलों को बनाने वाले, इनकी मिट्टी तो हवाओं में उड़ा दी।
कभी अपनी गुर्बत किसी के पास लेके मत जाना। किसी के दरवाजे पर ये मत कहना कि तुम जरूरतमंद हो, बल्कि गुर्बत में भी दूसरों की जरूरत को पूरा करना। आदमी जो है बहुत बुरा है आज की दुनिया में। आदमी जो जाता है जिसके पास अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरे को बहुत कमजोर समझने लगता है। कमजोर मत समझना अपने आप को, मजबूती से करें। अब महल है न तो महलों को बनाने वाले, इनकी मिट्टी तो हवाओं में उड़ा दी। लोग कहते क्या है, ईगो आजकल बहुत है। एक गुरूर, पता नहीं किस बात का गुरूर है लोगों में। अंदर से खोखले हैं, बाहर से गुरूर। वो जो कपड़े पहने हैं, जेब में एक पाई नहीं है, बाहर से जो वो अपने दादा का कोट पहन के खड़े हैं, और वो टोपी वाली भी लगा के खड़े हैं। मेरे दादा जो थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे। अच्छा भाई होंगे, तो ये भी है, थोड़ा ईगो सेटिस्फाई कर दो उनका भी। थी ये कोशिश कि नजर आए बड़ी उसकी लकीर, थी ये कोशिश कि नजर आए बड़ी, खुश कर दो उनको। जो लोग कहते हैं हम बहुत बड़े थे, हमारे जमाने में जो है हम घोड़े पर बैठते थे। अरे भाई आप चौपाए भाई पे बैठते थे। ये नहीं कह रहे हैं हम बड़ी बड़ी कारों में बैठे हैं, घोड़े पर बैठे। आज दुनिया जो है वो पिछले तरफ जा रही है। बग्घी, घोड़ा, ये सब जो ऑब्सोलीट हो गए, जो है नहीं है। थी ये कोशिश कि नजर आए बड़ी उसकी लकीर, एक लकीर अपनी भी छोटी सी बना दी मैंने। इतना हम्बल हमें रहना चाहिए। हम फौरन जवाब में हैं, और वो भी जो अपनी बुजुर्गी दिखाए हैं, उनके सामने से तस्लीम हम कर देंगे। मगर अब तुम्हारे गुरूर की बात करेंगे। अपने बाजू पे जिसे नाज था, खंजर के गुरूर, तलवारें रखे चले। अपने बाजू पे जिसे नाज था, खंजर के गुरूर, हाथ थर्रा गए, गर्दन जो बढ़ा दी मैंने। क्या करेंगे आप? मेरी गर्दन उड़ा देंगे, हाथ थर्राने लगे। जब इतनी इस्तेकामत आप में होगी तो सामने वाला झुला जाता है। उनको मालूम है उर्दू का पहला नाम क्या है? उर्दू का पहला नाम क्या है? नहीं, दस्तनी उर्दू तो है ही है, लश्करी उर्दू नहीं है। नहीं, फारसी तो अलग नाम, रेख्ता नाम। गालिब ने कहा है ना कि रेख्ती के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुनते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, है ना? और वली दक्कनी के बारे में मीर ने कहा कि माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। तो जो वली दक्कनी थे, कुली कुतुब शाह, वो पहले जमाने के शुरुआत के लोग थे जिन्होंने दक्कनी में शेर कहना शुरू किया, और सारी दुनिया में ये दक्कनी फैल गई। तो बड़ा काम है इन लोगों का। यहाँ के हैदराबाद ने बहुत काम किया, लेकिन उसका पहला नाम जो है वो रेख्ता है ना? अभी एक देखा होगा, एक साइट भी है रेख्ता.com, है ना? वही उर्दू की। तो रेख्ता नाम है जिसका, उसे यूं कहिए हसन मेरा तपल्लुस है। रेख्ता नाम है जिसका, रेख्ता नाम है जिसका, उसे यूं कहिए हसन, बहते पानी पे भी तस्वीर बना दी मैंने। उर्दू हमारी पहचान है, उर्दू हमारा अदब है,
उर्दू हमारी तहजीब है, हम इस तहजीब को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते, लेकिन हम आज की दुनिया में भी रहना चाहते हैं। हम जो दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको जरूर अपनाएं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ बटन दबाना नहीं है कंप्यूटर के ऊपर, या कहना कि भाई अब आदमी की जरूरत नहीं, सब काम मशीनें करेगी। आदमी के दिमाग से बड़ी कोई चीज नहीं। आदमी ही अपने दिमाग से जब अप्लाई करेगा तो माशा आगे बढ़ेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपकी फिक्र के निगरान होंगे, आपके फिक्र के नीचे होंगे, जिनको आपको साथ में मिलाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत है आपको, उसको लेके अपने हिसाब से उसको ढालना है अपने फिक्र को। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक सहारा है उसका जिसमें आपको एप्लीकेशन आपकी होगी और आज ही तैयार हो जाएंगे। तो मामला यूं है कि हमारा ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन के साथ मॉडर्निटी है। हम इस ट्रेडिशन को साथ लेके मॉडर्निटी की तरफ जाना है, और ये इस यूनिवर्सिटी का काम है। आपने जब एडमिशन लिया तो आपको रियलाइज होगा कि आप एक बड़े कैनवास के ऊपर हैं, जहां आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सही हकीकत को ढूंढें और उसको इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में। सादी ने कहा था कि पर्शियन फारसी का शायर है सादी, कहता था कि इल्म चंदन के बीच का खानी चुन अमर घर तुम निस्मादान। ये जो इल्म हम सीख रहे हैं इसको अपनी अमली जिंदगी में ले। However much you acquire knowledge, if you don't put it into practice, you shall remain ignorant. आप अगर उसको अमली नहीं बनाएंगे तो फिर वो जहालत के ही रास्ते पर रहेंगे। इल्म आपको ऊंचाई तक नहीं ले आएगा। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि एक बार फिर हमारे जो अनाउंसमेंट होगा एडमिशन्स का, उसको एक बार और देखिए, गौर से देखिएगा। जो भी फील्ड आपकी है उसको सिलेक्ट करके मानो के अंदर आपको ज़्यादा ऐसा रास्ता हमवार नजर आएगा। और ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ मानो में बहुत हैं। हम नहीं चाहते कि आप इससे महरूम हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको एक बार जाके देखें और पता लगेगा आपको। जो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स हैं नजमुल हसन साहब, बहुत एक्सपीरियंस है, ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और बहुत एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ के, और ये एजुकेशन के डीन भी रह चुके हैं और ये प्रोफेसर हैं एजुकेशन के। जो एजुकेशन के BA, MA, PhD ये सब कराते हैं ये प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब। तो यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब, ये प्रोफेसर सरवरी साहब बैठे हुए हैं, ये मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के हैं। आप आइए इस यूनिवर्सिटी में, आपको नए नए तजुर्बात मिलेंगे और उनसे आप इस्तेफादा हासिल करेंगे। जब ये इस्तेफादा हासिल करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने अपने फराइज को अंजाम दिया, आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा दी है। आप उसको उसके बदले यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आए और फिर अपनी जिंदगी को आपने बनाया। एक बात मैं और कह दूँ, कभी भी बच्चियों ध्यान में रखना, कभी भी अपने आप को एक बार फिर कह देना कि ये दुनिया बहुत खराब है, मगर जब तुमको ये लगे कि हम कमजोर हैं, उस दिन तुम्हारा दिन नहीं होने वाला। जिस दिन तुम ये लगे तुम्हें कि हम मजबूत हैं, उस दिन तुम्हारा दिन होगा। अपने दिल को अपने हाथों में रखो। हमारे इसी दुआ के साथ ये सिलसिला बना रहे और हम जब आपका एडमिशन हो तो हमारे लोग आपका इस्तेमाल करने के लिए बाबुल इल्म मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आपका इस्तेमाल करें और जो सहूलियतें आपको फराहम करनी है वो फराहम करें। यहाँ तक कि आपको
स्कॉलरशिप की तरफ भी हम ले जाएं और आपको वो हासिल हो और जिंदगी आपकी बने, साजगार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। स्कॉलरशिप की आपने जो बात की कि हमारे यहाँ डीन स्टूडेंट वेलफेयर के तहत पिछले साल 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जैसे तलबा में तकसीम की गई। इनकी फीस 5,000 रुपये है, 10,000 की स्कॉलरशिप मिली। तो ऐसे बहुत सारे इक़दाम आपने किए। अब वक्त हुआ है मैं शुक्रिया अदा करूँ मोहम्मद नसीर साहब का, TVN 99 के पिछले बरस भी उन्होंने कोर्सेज के हवाले से OCT में खास तौर पर मुहिम चलाई, आज भी वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूँगा ZNOW TV का, ये टेलीविज़न चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारे प्रोग्रामों की और हमारे कोर्सेज की तशहीर करते हैं। रस्मी शुक्रिया के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं दावत दूँगा इधर अली कोची साहब को, जो कि अलमुनी एसोसिएशन के सदर हैं, वो शुक्रिया अदा कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के अख्ताम से कबल जो बच्चे, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो तरीका चलते आ रहा है कि जब भी बच्चों को हम यहाँ लाते हैं तो बच्चों से ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी कराते हैं। तो हुमायूं नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे जो इस राइटिंग में कंपटीशन हिस्सा लिए हैं, तो सिर्फ वो चंद बच्चों को जो टॉपर्स हैं उनको हम इनाम VC साहब के हाथ से दिलाना चाह रहे हैं। वो फौरी जल्दी ऊपर आ जाइए, मैं नाम पुकार दे रहा हूँ। रुकैया खातून, फातिमा खानम, सुमैया सुल्ताना, सोफिया जबीन, करीम सैयद अनवर अली। Wow, I know. और मैं आज के इस प्रोग्राम के एहतराम से कबल मैं उन तमाम शख्सियतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस अली जनाब मोहतरम मुकाम पद्म श्री आइनुल हसन साहब जो हमारे VC साहब है, आज उन्हीं की बदौलत आज ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि आज तक हम अलुमनी एसोसिएशन बनने के बाद से ये हमारी नज़र में तीसरे VC है, लेकिन ये तीसरे VC साहब के पीरियड में जो कारकर्दगी हम अंजाम दे रहे हैं, शायद ही वो इससे पहले के 2 VC साहब के साथ इतना काम नहीं करे। क्योंकि ये VC साहब हमेशा हमें ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में लोकल बच्चों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होना, तो हम उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो VC साहब हमारे खातों पर ये जिम्मेदारी दी है, हम इसे पूरा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से जनाब आइनुल हसन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आज के मेहमान जनाब महमूद सिद्दीकी साहब और फुफूस साहब और हमारे डीन अलमुनाई जनाब और मोहम्मद साहब जो MS एजुकेशन के हैं, और जनाब मोहम्मद मुस्तफा अली चौधरी साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, और हम इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। और यूसुफ साहब जो पॉलिटेक्निक के हैं वो भी यहाँ मौजूद है, उनका भी शुक्रिया करते हैं। और जो असातिज़ा गवर्नमेंट स्कूल्स के यहाँ मौजूद है और जो MS कॉलेज के जो टीचर्स यहाँ मौजूद है, उन तमाम का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। तो वो हमारे प्रोग्राम को जो ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे बच्चों को यहाँ तक लाना है, तो जिस तरीके से हमारे साथ ताउन करते हैं। और ITI के वो असातिज़ा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर बार जब भी हम बच्चों को लेके आते हैं तो पहले सबसे पहले ITI में लेके जाते हैं। तो उन असातिज़ा का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।
तो और मेरे साथी जनाब शोएब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल का जो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम इस प्रोग्राम को बनाने में वो मेरे साथ हमेशा ताउन करते हैं। इन तमाम का शुक्रिया के साथ मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया खुदा हाफ़िज़।